Hello, guys. Today we will be talking on the topic sustainable management of natural resources. So, firstly, the first question which arises in our mind when we see this topic is that why do we need to manage our resources? As we know, जो भी चीज हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, लाइक बुक्स, फर्नीचर्स, फूड, क्लॉथ, ये सभी एक तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के ही फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. So that is why it is very important for us to manage these resources. And basically, these resources, secondly, there are some resources which are present in a limited form. तो क्योंकि अगर जैसे ह्यूमंस का जो पॉपुलेशन का जो रेट है वो बहुत ट्रिमेंडस रेट से बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो इन रिसोर्सेज की जो डिमांड है वो भी काफ़ी एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ रही है. तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने रिसोर्सेज को मैनेज करना आना चाहिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इन दिस स्लाइड वी विल टॉक अबाउट what are the ways by which we can manage our resources. First is reduce. As by its name we can see that reduce means किसी भी चीज को efficiently यूज करना है. एग्जाम्पल, अगर हम किसी रूम में गए हैं और वहाँ का फैन हमने ऑन किया है और कुछ देर के बाद हम उस रूम से चले जाते हैं और लेकिन फैन वो चल ही रहा है, तो इससे ये होगा कि जब हम चले गए उसके बाद उस फैन में जो जो इस इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रही है वो टोटली वेस्ट हो रही है. तो बेसिकली रिड्यूस का मतलब है कि यूजिंग थिंग्स इन एन एफिशिएंट वे. Whereas on the second part, refuse tells us to say no to those things which are non-biodegradable or non-environmental friendly. On the other hand, we have repurpose. Repurpose का मतलब है कि जब भी कोई चीज, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक कप है, जिस कप जो जो भी कप हम अपने किचन में यूज करते हैं उसका यूज है कि हम उसमें कोई भी सर्विंग करते हैं, जैसे चाय की या फिर पानी या फिर एक्सेट्रा चीज़ों की. लेकिन जब उस कप में कोई क्रैक आ जाता है या फिर उसका हैंडल टूट जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं. तो इंस्टेड ऑफ कि हम उसे फेंक दें, उससे बेटर है कि हम उसे किसी और यूज में ले लें, जैसे कि उसका पेन स्टैंड बना लें या फिर उसको बर्ड्स के फीडिंग वेसल की तरह यूज करें. सो दैट विल हेल्प in reusing things for different purposes. The fourth is recycle, as we are well aware of what is recycling is. So, recycling basically means that you collect plastic, paper, glass, metal items and recycle these materials to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass, or metals. Now on moving forward, we have reuse. So reuse is actually quite जो प्रोसेस है रीयूज का, इट इज एक्चुअली क्वाइट बेटर देन रिसाइकल, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती. सो इसमें एनर्जी का सोर्स कोई इंक्लूडेड नहीं है, तो एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं होती. और रीयूज में ये होता है कि एक्चुअली में इसके लिए ये है कि आपने जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास गए, आपने उससे कुछ सामान लिया और उसने आपको वो सामान पॉली बैग में दिया. सो जब नेक्स्ट टाइम आप उस शॉपकीपर के पास कुछ सामान लेने जाए तो जो पॉली बैग उसने आपको पहले दिया था आप उसी को साथ में लेके जाए. इससे हम चीज़ों को अगेन एंड अगेन यूज करके उनका फ्रेश सिंथेसाइज बचा सकते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, we will see what are forest and wildlife. As we all know, forests are biodiversity hotspot, and it consists of many kinds of plants and animals. Now we will see how to why it is important and how we can manage our forest. So basically, one of the as we have seen in today's world that forest covers are declining day by day, and one of the main reason for that declination is industrialization. जैसे जैसे नई इंडस्ट्रीज हमारे कंट्री या फिर हम कहें कि जैसे जैसे नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं वैसे वैसे फॉरेस्ट कवर्स कम हो रहे हैं. और इसी से रिलेटेड एक केस है द चिपकू आंदोलन, विच इज एक्चुअली हग द ट्री मूवमेंट, जो रेनी इन गढ़वाल हिमाचल में हुआ था, जिसमें लोगों ने जो पेड़ थे उनको गले लगा लिया था ताकि उनको काटा ना जा सके.
Now we'll talk about water, because we all know that water is a basic necessity for terrestrial form of life. So how and for there have been many campaigns which have been run by government to save water or to save rivers from contamination. So that is what will be discussing in the this topic. On moving forward, as now we will be discussing about what are the different forms or what are the different methods which are used for storing water. So one of those methods and what are the actual use of water. So one of the use is that irrigation methods like dam, tanks, canals have been used in various parts of India since ancient times. So, like for the purpose of irrigation, there are many dams, tanks, canals which have been built in ancient times too. Now, on moving forward, we'll talk about dams. Specifically, this topic is very much important as regarding your exam, because it has been asked for about 2 to 3 times in last 5 years. So it is very important. So basically, dams are the barriers which are put on rivers to store a large amount of water. सो बेसिकली जो डैम्स होते हैं वो रिवर्स पे मतलब बैरियर की तरह लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मतलब वो हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है. सो बेसिकली इनके डैम बनाने का जो पर्पस होता है वो होता है इरिगेशन और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. अब जो इन्हीं डैम से जो कैनाल सिस्टम निकलता है, उस कैनाल सिस्टम से लार्ज अमाउंट ऑफ एरियाज पे और या फिर लार्ज डिस्टेंस तक वाटर को ट्रांसफर किया जा सकता है. उसी का एक एग्जांपल है इंदिरा गांधी कैनाल दैट हैज बॉट ग्रीनरी टू कंसिडरेबल एरियाज ऑफ राजस्थान. अब व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम. सो बेसिकली जो डिसएडवांटेज है डैम के वो ये है कि डैम का जो यूज है या फिर डैम का जो बेनिफिट है वो कुछ सर्टेन लोगों तक ही पहुंच पाता है. वो उन्हीं लोगों तक पहुंच पाता है जो डैम के पास में रहते हैं. वो जो लोग डैम से थोड़ा दूर रहते हैं उनके पास वो बेनिफिट्स नहीं पहुंच पाते. नाउ सोशल प्रॉब्लम्स व्हिच आर फेस्ड बाय बिल्डिंग डैम्स इज दैट कि जब भी कोई नया डैम बनता है तो वहां पर रहने वाला जो फॉरेस्ट कवर है हमें वो हटाना पड़ता है, और जो वहां पर लोकल लोग रह रहे हैं उन्हें भी हटाना पड़ता है. Next is economic problem. On building dams, we need a huge amount of money, and after that also, very few people get the benefit of that dam. So that is an economic problem of building dam. The another one is environmental problem. So environmental problem is that कि जब भी हम कोई डैम बनाएंगे तो उसके लिए हमें उस जगह को क्लियर करना बहुत जरूरी होगा, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इफेक्ट होती है. तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है नेचर में. नाउ ऑन मूविंग फॉरवर्ड वी विल टॉक अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग. सो वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एज ओल्ड concept for you know for saving water basically. So now in this topic we will see how in ancient times the different methods have been used for saving waters, and these methods also work as an alternate of building dams. So basically uh, few methods are like digging small pits and lakes, putting in place simple water shredded systems, building small earthen dams, sand limestone reservoirs, setting up rooftop collection units. And these methods are basically responsible for the recharge of groundwater levels and even brought rivers back to life. On moving forward, the main purpose of rainwater harvesting is to recharge the ground level, the water table which is below the ground. Because and why is it necessary, or what are the advantages of recharging the ground table? Basically, if a ground water table is recharged, the water cannot get evaporated in summer. The rivers and the
water will not get contaminated by the industries and human beings. And thirdly, the soil can absorb the moisture from the groundwater, and this will help plants to grow faster and to stay moisturized all the time. Now, moving forward, we will talk about coal and petroleum. Coal and petroleum are basically fossil fuels. The because they are formed by the degradation of biomass millions of years ago, and hence are reasons that will exhaust and hence they will exhaust in future. So by this we say that fossil fuels are basically formed by the degradation of biomass for millions of years. So that is why these fossil fuels are limited in quantity. That is why they are used. They should be used in a efficient manner. Now, moving forward, we will see what are the disadvantages of using these fossil fuels. First of all, on burning these fossil fuels, we get carbon dioxide, water, oxides of nitrogen, and oxides of sulfur. And when these uh, fossil fuels are burned in insufficient oxygen, they release carbon monoxide, which is an very hazardous gas. Secondly, the gas which is released when they are burned in sufficient oxygen, that is carbon dioxide, which is a greenhouse gas. At last, I would like to say that the fossil fuels, as we know that they are present in a limited form. So first of all, they should be used in a uh, synchronized way. Second thing, that we should prefer more alternatives instead of using these fossil fuels.